Assalamu alaikum everyone. So this is question number 1. Gravida 10, para 9, bishop less than 6. Best method of induction for her is. जब भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर देते हैं एट 41 एंड ऑनवर्ड इनमें से तो हम ये किस चीज़ पे डिसाइड करता है कि पेशेंट प्रीवियस 1 तो नहीं है और उसका बिशप स्कोर क्या है. अब यहाँ पर हमारे पास बिशप स्कोर लेस देन 6 है. जब भी बिशप स्कोर लेस देन 6 हो, 6 या लेस देन 6, आप मेडिकल मेथड देते हैं या फिर आप जो है मैकेनिकल मेथड कर सकते हैं. मैकेनिकल कब करेंगे? अगर उसका प्रीवियस 1 स्कार हो या यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन की हिस्ट्री हो, जो कि यहाँ पर बिल्कुल मेंशन नहीं है, तो हम ये नहीं देंगे. अब मेडिकल मेथड दो तरह के होते हैं. या तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दें, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दें, या फिर आप प्रोस्टाग्लैंडिन आप E1 दें. E1 का मतलब है मीज़ोप्रोस्टोल. अब नई जो गाइडलाइन आई है उसमें आप मीज़ोप्रोस्टोल भी दे सकते हैं. और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो डाइनोप्रोस्टोन होती है. तो डाइनो और मीज़ो दोनों दे सकते हैं. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये आप वेजिनल रूट से देंगे. और जो मीज़ोप्रोस्टोल है, आपको पता है आप किसी भी रूट से दे सकते हैं मिसकैरेज के पेशेंट में, पीपीएच में, लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आप ओरल रूट से दें. और वो भी उसकी डोज जो है वो 25 माइक्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि आप माइक्रोग्राम में दें, यानी इतनी कम डोज दें. वो जो ब्रिकी 200 माइक्रोग्राम की होती है उसका सिर्फ 4th पार्ट दें और वो भी ओरल. तो ये दे सकते हैं, यानी आप डाइनो भी दे सकते हैं, आप मीज़ो भी दे सकते हैं. अब यहाँ पर आप देखिए फोलीज मैकेनिकल आता है. प्रीवियस 1 स्कार होती, बिशप लेस देन 6 होता तो हम फोलीज देते. रिमेंबर अगेन, बिशप लेस देन 6 प्लस प्रीवियस 1 स्कार, हम फोलीज को चूज करते. यही दोबारा एमसीक्यू आएगा ना, और क्या आएगा. दूसरा, अगर पेशेंट जो है अब ये देखें, ये मीज़ोप्रोस्टोल है और ये डाइनोप्रोस्टोन है, तो भाई हम दोनों दे सकते हैं. बिशप लेस देन 6 और प्रीवियस 1 स्कार नहीं है. तो अगर ये स्टेटमेंट हो कि ये देखें, ये सही स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ये ओरल होनी चाहिए और डोज बहुत कम. वरना मिस कैरेज में तो आप 200 3 4 ब्रिकीज दे रहे हैं, 3 ब्रिकीज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओरल में 4th डोज ऑफ अ टैबलेट दे रहे हैं. और ये होनी चाहिए वेजाइनल. तो हो सकता है अगली बार लिख दे ये वजाइनल, ये उल्ट पुल्ट कर दें, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए ये ओरल होती है, ये वजाइनल होती है. अब देखिए, इन्होंने कोई मेंशन रूट नहीं किया, इन्होंने बस नाम लिख दिए हैं. तो सेफेस्ट जो होती है वो भी ग्रैंड मल्टी में वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होती है, इसीलिए हम सी को चूज करेंगे. देखिए ओल्ड रिकॉल्स होते हैं, पहले मीज़ोप्रोस्टोल नहीं देते थे, तो वो अब ऐड हुई है, इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 भी आप लोगों की आ सकती है, इसलिए इसको भी देखिएगा. तो ये पूरी स्टेटमेंट ओरल 4th पार्ट प्रोस्टाग्लैंडिन E1. और नाउ अब ARM भी ऑप्शन हो सकता है. कब? अगर ये बिशप होता 6 से ज़्यादा, अगर लिखा होता कि पेशेंट का बिशप जो है वो 6 से ज़्यादा है, यही सेम स्टेटमेंट हो आपके सामने, द सेम स्टेटमेंट, एंड बिशप इज मोर देन 7, क्या करेंगे आप? मोर देन 7 पर ARM करेंगे. ऑक्सीटोसिन जो है वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रोग्रेस करी है कि नहीं करी. लेकिन मेन जो है वो ARM है. आपने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करनी है. सो इन दिस सिंगल स्लाइड आपके मल्टीपल MCQs हल होते हैं. द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था, आपने अगेन रिवाइज करना है, बिकॉज वी कांट कवर द होल टॉपिक अगेन, बट यू हैव टू स्टडी. सो यहाँ पर हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को चूज करेंगे. 1-2 फ्लैश कार्ड्स मैंने ऐड किए क्रैश कोर्स के यहाँ पर. सो आपने पेशेंट अगर 39 वीक्स पर आती है, तो अब इन्होंने इंडक्शन ऑफ मेथड में मेम्ब्रेन स्वीपिंग को भी ऐड किया है. तो अगर ये पेशेंट आपके पास 39 वीक्स पर आती है और यहाँ पर लिखा हो F मेम्ब्रेन स्वीपिंग, तो आप मेम्ब्रेन स्वीपिंग को चूज करेंगे. अगर पेशेंट 41 वीक एंड ऑनवर्ड है तो फिर आप और बिशप लेस देन 6 है तो आप इन दोनों में से चूज करेंगे. अगर प्रीवियस 1 स्कार है तो इसको, और अगर प्रीवियस 1 स्कार नहीं है तो इसको. और अब ये देख लें कि मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर 41 वीक्स एंड ऑनवर्ड में आपके पास 1 और 2 आता है, और 39 एंड ऑनवर्ड पे आपके पास ये वाला आता है. सो यहाँ पर ऑफर ये नाइस की मैंने लाइंस यहाँ पे पेस्ट किए हैं, और ये देखें 2021 की हैं. तो डाइनोप्रोस्टोन एज अ वेजिनल टैबलेट या लो डोज ओरल मीज़ोप्रोस्टोल. फिर अगर मैकेनिकल मेथड आप कब चूज करेंगे? अगर हाइपर स्टिमुलेशन की हिस्ट्री हो या प्रीवियस 1 स्कार हो.
और या पेशेंट मेडिकल लेना ना चाहती हो, मैकेनिकल वो बाजिद हो, तो अपने पेशेंट की विश की पूरा करना होता है। अगर बिशप मोर देन 6 हो तो आपने एमनियोटमी करना होता है, यानी ARM, और प्लस माइनस ऑक्सीटोसिन, बट ऑक्सीटोसिन इज नॉट द मेन स्टे इज द एमनियोटमी। सो क्वेश्चन नंबर 2, 30 years old after delivery of placenta patient collapsed delivery of the placenta, इसका मतलब है within 30 minute of the delivery patient collapse कर गई, तो why not the option is amniotic fluid embolism? सो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी तो हो सकता है, वो लेबर और डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स में होता है। फिर यूट्राइन इन्वर्जन क्यों, MI क्यों नहीं है, रप्चर में क्या होता है? सो बेसिकली आपको देखिए एक आपका सवाल ये तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन ये आना ही आना है, एक क्वेश्चन ये आना ही आना है। सो यू शुड नो द डिफरेंसेस बिटवीन देम। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में लेबर एंड विद इन 30 मिनट पेशेंट कोलैप्स करती है, बट बेसिकली मोस्टली इट इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन रप्चर के साथ। यूट्राइन इन्वर्जन में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन कॉज इसकी मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। मीन आपने प्लेसेंटा की डिलीवरी की, मतलब किसी ने की और एकदम से खींचा, यूट्राइन इन्वर्जन हो गया, तो यूट्राइन इन्वर्जन थर्ड स्टेज में ज्यादा होगा। अब देखिए ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ये लैक्स मिसकॉन्सिडेंस है, इसका थाउजेंड्स में है, तो बी का इंसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। बी इज मोर एज कंपेयर टू ए एज इंसिडेंस की बेस पर भी। फिर रिस्क फैक्टर क्या है, प्लेसेंटा की डिलीवरी, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके साथ। अब देखिए ब्लीड दोनों में ही कम होगी, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में पीपीएच तब होगा जब कोगुलोपैथी डेवलप होगी। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के स्टेप्स होते हैं, तो कोगुलोपैथी कैन डेवलप, कोगुलोपैथी कैन नॉट डेवलप, बट इसमें भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। सो ए बी दोनों हो सकता है। बी जो है इसलिए कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की मिस मैनेजमेंट की वजह से, और इसमें भी ब्लीड कम होता है और पेशेंट कोलैप्स कर गई है, तो हम बी को चूज करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है बहुत रेयर है और मोस्टली एआरएम के साथ एसोसिएटेड है। और यूट्राइन रप्चर में तीन आपने चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपकी CTG खराब होगी यूट्राइन रप्चर में, दूसरा एब्डोमिनल पेन, मेन कंप्लेंट होगी वो कॉन्टिन्यूस एब्डोमिनल पेन होगी, और तीसरा आपके पास ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये आपके पास एक ट्राइड होता है। और इसमें हम देखते हैं जो इसके साथ मैंने शेयर की हैं फ्लैश कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। यूट्राइन इन्वर्जन एंड पेशेंट इज इन शॉक, व्हाट नेक्स्ट यू विल डू आफ्टर कॉल फॉर हेल्प? तो because patient is in shock, you have to resuscitate the patient as we do in the shock patient. हर शॉक के पेशेंट में यही करते हैं ना, हम शाउट करते हैं, कॉल फॉर हेल्प करते हैं और फौरन से रिससिटेट करते हैं, ABC करते हैं। बट what is the difference in the management of this shock as compared to the management of shocks of other obstetric emergencies? इसका जो शॉक है वो बेसिकली यूट्राइन इन्वर्जन न्यूरोजेनिक शॉक है। वो जब तक ठीक नहीं होगा, आप जितना भी ए दे दे, जितना भी BC कर ले, वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि यूट्रस जो है वो अंदर नहीं है। इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आप A+B यानी कि रिससिटेशन और इमिडिएटली रिप्लेस साइमल्टेनियसली करते हैं। लेकिन अगर आपका MCQ साइमल्टेनियसली नहीं आ रहा, आगे पीछे आ रहा है, यू विल द चूज द बेस्ट विच विल अफेक्ट मोर। विच थिंग विल अफेक्ट मोर? द B विल अफेक्ट मोर, सो यू विल चूज इमीडिएटली रिप्लेस। सो फर्स्ट इज अ कॉल फॉर हेल्प, ये भी आपको की मिल गई कि अगर फर्स्ट स्टेप आए तो कॉल फॉर हेल्प, ना कि इमीडिएटली रिप्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे आप? कॉल फॉर हेल्प, फिर इमीडिएटली मैनुअल रिप्लेसमेंट एंड साइमल्टेनियस रिससिटेशन। इन्होंने खुद भी इस वर्ड को पहले लिखा है, तो जो स्टूडेंट्स नहीं मानते थे कि नहीं मैडम ये नहीं हो सकता, ये देख लें, ये पहले लाइन लिखी हुई है, और थैंक्स गॉड उन्होंने ये लाइन पहले लिखी हुई है। और इसको जो है जॉनसन्स मैन्यूवर भी कहते हैं। जब आपका टॉक्स होता है तो वो कहते हैं जी जॉनसन्स मैन्यूवर करके दिखाएं, तो पहली दफ़ा जॉन भाई का नाम सुना होता है तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, इसीलिए आपने ये बात याद रखनी है। सो बच्चों, अभी आप लोगों ने MCQ किया, आप लोगों ने इसके साथ क्रैश कोर्स में जिसका टॉपिक है वो क्विकली रिवाइज करना है। ओके, patient just after delivery developed pulmonary edema and coagulopathy. What's happening? यूट्राइन इन्वर्जन में ऐसा नहीं होता। क्या MI की प्रॉपर्टी है कोगुलोपैथी?
जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है? मतलब इतने सवाली निशान, तो क्या ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है? तो हाउ इट इज ए? बेसिकली क्या होता है कि व्हेन एवर देर इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पल्मोनरी आपके पास सबसे पहले क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है वो डिसफंक्शन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की वजह से ये तो हो ही रहा है, कोगुलोपैथी हो सकती है और पीपीएच होता है। सो वेन एवर देर इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनिशियली देर विल बी द पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड वॉस्कुलर ओक्लूजन की वजह से, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। कोगुलोपैथी ऑफन डेवलप होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पीपीएच हो सकता है। सो पेशेंट को चेस्ट पेन हुई या पेशेंट को जो है पेशेंट कोलैप्स की और पीपीएच में चली गई है, इसका मतलब है कोगुलोपैथी होगी उसे। सो एआरएम के बाद इफ मैटरनल कोलैप्स इज देयर, थिंक अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। आफ्टर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या सीरीज होती है? पहले पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, नंबर सेकंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होगा, इसके अलावा जिसकी वजह से आपके पास कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, पेशेंट एक्यूट हाइपोटेंशन में चली जाएगी एकदम से। तो ये तमाम इवेंट्स इसके साथ होते हैं। इसके अलावा कोगुलोपैथी कैन डेवलप और पीपीएच हो सकता है। तो इसलिए एक और आपको क्वेश्चन आता है कि पेशेंट का सी सेक्शन हुआ है और उसके बाद जो है पेशेंट को एक्यूट हाइपोटेंशन हुई है और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, बाद में पेशेंट जो है उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर गई है और पेशेंट बाद में रिकवर कर गई, लेकिन अब वुंड साइड से जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, जिसमें कोगुलोपैथी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये बात याद रखनी है। डायग्नोसिस क्या होती है इसकी? क्लिनिकल। फिर आप लोगों का एक और एमसीक्यू आता है कि ड्यूरिंग लेबर पेशेंट को अगेन एआरएम हुआ है पेशेंट का और पेशेंट को एक्यूट हाइपोक्सिया स्टार्ट हो गया है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया है, एक्यूट हाइपोटेंशन स्टार्ट हो गई है और साथ में सीटीजी भी ख़राब हो गई है। तो ड्यूरिंग लेबर एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस होगा। तो ये आपने बात याद रखनी है। देखिए, और अगर वैजा प्रीविया है उसमें एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस होता है, लेकिन मदर को तो ये फीचर्स नहीं आएंगे, तो उसकी सेकंड ऑप्शन में वैजा प्रीविया भी था। तो आप लोगों ने देखना है कि एट द सेम टाइम मदर और बेबी दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। साथ में मैंने ये शेयर कर दिया है, यू कैन सी। फिर एक और आपका क्वेश्चन आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। तो यू कैन सी दैट कि द इवेंट्स, पहले पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जिसकी वास्कुलर ओक्लूजन की वजह से, फिर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और कार्डिक फेलियर जो है वो डेवलप हो जाता है। कार्डिक अरेस्ट होता है इसमें, कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, तो मेन जो कॉज ऑफ डेथ है वो कार्डिक अरेस्ट है, अगर वो डेथ हो जाती है उसकी। तो फिर आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन आता है कि पेशेंट कोलैप्स कर गई है इन द एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, उस कोलैप्स की वजह क्या है? तो दैट इज द थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो उन्होंने ऑप्शन में से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म दिया कि एआरएम हुआ है, पेशेंट कोलैप्स कर गई है, व्हाट विल बी द रीजन। तो ऑप्शंस में उन्होंने बाकी ऑप्शंस दिया हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन भी थी बीच में, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो यू विल चूज दिस वन। ओके, अब यूट्राइन रप्चर की 2-3 चीजें। आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था, उसी के साथ मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ यहीं पर क्लियर हो जाए कि वेन एवर देर इज अ यूट्राइन रप्चर, मोस्टली फर्स्ट स्टेज में होगा जब पेशेंट की सर्वाइकल डायलिटेशन 4 to 5 सेंटीमीटर होगी। दूसरा, एबनॉर्मल सीटीजी बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शंस, यानी सिवियर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगी उसे। अब देखिए, यूट्राइन एक्टिविटी कम हो जाएगी, वैसे मुसलसल पेन होगी। अब देखिए, एक्यूट ऑनसेट ऑफ स्कार टेंडरनेस पॉजिटिव, ये आप लोगों की गाइडलाइन की लाइन है, ये मैंने खुद से नहीं लिखी। तो वाई आई एम शोइंग दैट कि अगर एबनॉर्मल सीटीजी हो, साथ में एब्डोमिनल पेन हो, साथ में स्कार टेंडरनेस पॉजिटिव हो, तो आप लोगों के जेन में आता है। और इवन फोर्थ क्या वर्ड था कि ब्लीडिंग है, वेजिनल ब्लीड है, वाइजिनल ब्लीड इज देयर। तो आप लोगों ने इसको स्कार डायहेंसिस चूज करे थे। तो
क्यों आप लोगों ने स्कार डायसेंस क्यों टिक लगाया था कि ये स्कार टेंडरनेस जो है वो रप्चर में पॉजिटिव नहीं होती. तो दिस इज योर गाइडलाइन लाइन. एक्यूट ऑनसेट ऑफ स्कार टेंडरनेस पॉजिटिव is in the it can be in the uterine rupture. So अगर स्कार डायसेंस है जिसमें यूट्राइन मसल्स डिसरप्ट होते हैं, सिरोजा इंटैक्ट रहता है, इट कैन बी बिफोर लेबर अप टू 48% ये एसिम्टोमेटिक होता है. और ये जो फीचर्स हैं एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटी, ये भी हो सकते हैं इसमें. क्लासिकल ट्रायड ऑफ रप्चर, पेन, ब्लीडिंग, फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटी, लेकिन ये लेस देन 10% में होंगे. इसीलिए आपने यूट्राइन रप्चर को चूज करना है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको चूज करें. इसमें भी हो सकता है लेकिन लेस देन 10% चांसेस हैं. ये वो एमसीक्यू है जो आप लोगों ने मुझे शेयर किया था कि मैडम इसमें रप्चर होगा कि स्कार डायसेंस होगा. सो क्वेश्चन नंबर 5, पैरा 4, पेशेंट है 6 आवर्स आफ्टर ट्विन डिलीवरी. पेशेंट जो है उसको ब्लीडिंग हो रही है. व्हाट इज द कॉज ऑफ पीपीएच? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देखें, व्हेन विल बी द कॉज रप्चर, व्हेन विल बी द कॉज एटोनी, सर्वाइकल लैसिरेशन, डीआईसी. एक आपका एमसीक्यू इस तरह से आना ही आना है. फॉर दैट बिकॉज इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? ट्विन डिलीवरी है. जब ट्विन का पता है कि ट्विन है तो ट्विन की वजह से पीपीएच क्यों होगा? यूट्राइन एटोनी की वजह से. सो आपने इस टेबल को अच्छा सा करना है. इसमें ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की वजह से मल्टीपल जिस्टेशन में अगर वो पूछें व्हाट इज द कॉज, कॉज इज एटोनी. व्हाई इन एटोनी? बिकॉज ओवर डिस्टेंशन की वजह से. और अगर वो कहें कि पेशेंट को प्रोलॉन्ग लेबर था और प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से अब पेशेंट को पीपीएच हो गया है, जैसा कि अक्सर वो पूछते हैं अब वजह क्या है, तो आपके पास स्टोन खराब हुई है. कौन सी? आपके पास डिस्टॉर्शन ऑफ द यूट्रस, फंक्शनल और एनाटॉमिकल. तो ओवर डिस्टेंशन कॉज नहीं है इसकी. और मतलब ये पता होना चाहिए कि सारी जो वजह है इसमें टोन खराब होगी बेसिकली. और अगर और इसके अलावा आप लोगों का फॉरसेप्ट डिलीवरी भी आता है. अगर किसी ने ऑपरेटिव डिलीवरी की एंड नाउ पेशेंट वेंट इनटू द पीपीएच, व्हाट विल बी द कॉज? द कॉज विल बी द ट्रॉमा. ठीक है, तो 4 T's होते हैं आपके पास. आप फॉरसेप लगाने के बाद उसको अगर पीपीएच हो रहा है वो टोनी की वजह से तो नहीं होगा. दे आर आस्किंग अ पेशेंट, डॉक्टर हैज अप्लाइड द फॉरसेप्स एंड नाउ patient went to into PPH. What will be the most important cause of that? तो genital tract trauma है. आप ए टोनी को तब टिक लगाएंगे अगर वो कहें कि ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी की बट देयर इज नो लैसिरेशन इन वजाइना एंड सर्विक्स एंड पेरिनियम एंड पेशेंट इज ब्लीडिंग. व्हाट विल बी द कॉज? तो अगर फिर भी ब्लीडिंग आ रही है फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यूट्राइन ए टोनी होगी. वरना अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज. तो ये टेबल अच्छा सा आप लोग कर लीजिएगा. और फिर आपके पास ग्रेविडा 8 पैरा 7 जो है RH नेगेटिव डिलीवर्ड बेबी वेंट इनटू पीपीएच. व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेप? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस हमने पढ़ा था कि पीपीएच का तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो है किस टाइप का है. आइदर इट इज़ द माइनर पीपीएच और इट इज़ द मेजर पीपीएच. अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि माइनर पीपीएच है और मेजर पीपीएच है, क्योंकि ये तमाम स्टेप्स जो ये वाले शो किए हुए हैं ये तो मेजर पीपीएच के हैं. हमने बैलून टेम्पोनार डालना है कि डालना, पहले ये तो देखें कि वो मेजर में जाएगी तो डालेंगे. मतलब मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि मेजर ऑब्स्टेट्रिक पीपीएच में कॉल फॉर हेल्प आप तब करेंगे जब मेजर होगा. एबीसी भी आप तब करेंगे. और मेडिकल ट्रीटमेंट आप पहले मैकेनिकल एंड मेडिकल करते हैं. अगर गाइडलाइन आप पढ़ें तो मैकेनिकल एंड मेडिकल होता है. मैकेनिकल में आप रब अप द यूट्राइन फंडस करते हैं और एम्प्टी द ब्लैडर करते हैं. और कौन सी का एमसीक्यू है जिसमें रब अप द यूट्राइन फंडस, दे हैव चूजन द फर्स्ट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द बेस्ट बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एबीसी. अब कोई पेशेंट आपको कहते हैं डॉक्टर के जी पेशेंट पीपीएच में चली गई, आप इतनी कहते हैं कि बैलून टेम्पोनाट बनाओ, मैं आ रही हूँ कि बैलून टेम्पोनाट आप डालते हैं. यू विल स्टार्ट द लॉजिकली. पहले आप क्वांटिफाई करेंगे पीपीएच है किस टाइप का, प्राइमरी है. पहले आप देखेंगे प्राइमरी पीपीएच माइनर है कि मेजर है. मेजर में यू विल क्वांटिफाई एंड देन यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट. तो फिर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता फिर आप थिएटर में जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि कॉज क्या है. सारी कॉजेज को रूल आउट करके फिर इंट्रायूट्राइन बैलून टेम्पोनार डालेंगे. व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन? बिकॉज इफ यू चूज दिस यू शुड रूल आउट ऑल अदर थिंग्स और पहले बाकी आप स्टेप्स कर लें. और जो आपके पास हिस्टेरेक्टमी है वो आप तब करते हैं अगर एक्रीटा और यूट्राइन रप्चर हो
या मेडिकल सर्जिकल या लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट कर लिया, सर्जिकल कर लिया, आराम नहीं आ रहा, हिस्टेक्टमी। अगर फैमिली कंप्लीट है और लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है तो हिस्टेक्टमी। तो तब आप चूज करेंगे। मतलब आप ये थोड़ी बेस्ट होता है कि पेशेंट आई पीपीएच के साथ और बेस्ट ये यूट्रस निकाल दो, उस तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है और ना ही लॉजिकल है। हिस्टेक्टमी तब चूज करें एक्रीटा किस वजह से पीपीएच है, रप्चर की वजह से है, मैसिव ब्लीड, लाइफ थ्रेटनिंग, फैमिली कंप्लीट और जी ग्रैंड पैर है, तो फिर आप चूज करें, अदरवाइज नो। इसी तरह से आपने स्टेप वाइज चूज करना है, ठीक है। बाकी ये आपने लेक्चर कोर्स सुनना है दोबारा से, क्रैश कोर्स में गिवन है, हर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट है मैकेनिकल एंड मेडिकल मेथड। What is the medical and mechanical method? Rub up the uterine fundus, empty the bladder and give the medical management. तो empty her bladder. Most appropriate and the most best. The first आप करें, नहीं पड़ता आप मेडिकल साथ दें, नहीं होता ओटी में लेके जाएं, एक्सप्लोर करें वजह क्या है। अगर आपको लगता है कि टोनी ही वजह है क्योंकि ग्रैंड मल्टी है तो फिर आप बैलून टेम्पोनाट करें, नहीं फर्क पड़ता या लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये आप लोगों की तरफ से गया हुआ रिकॉल है और आई डोंट नो कि यहाँ पर और क्या था। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कर लिया है तो देन आप बैलून टेम्पोनाट को चूज करेंगे। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल, चूज द बैलून टेम्पोनाट। बट अगर फर्स्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप कौन सा भी हमें करना चाहिए तो हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। और आई होप कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि कितना पीपीएच है, मेजर है, माइनर है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई एम जस्ट गिविंग आंसर ऑफ दिस सिनेरियो जो कि गिवन है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हुई, 4 डिग्री टीयर था, हॉस्पिटल में रही, यानी बेड रेस्ट लंबा चौड़ा। फिर वीक के अंदर जो है ऑन द 5th डे, हमने कहा था वीक तक अगर कोलैप्स पेशेंट करती है, उसको चेस्ट पेन है, पेशेंट कोलैप्स कर गई, दैट इज द pulmonary embolism. It can be the other causes, but typically with the hospital stay and the patient has chest pain and the shortness of breath, तो हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को चूज करेंगे आफ्टर द सर्जरी, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? पेशेंट की सर्जरी हुई, पेशेंट बेड रिडन है, पेशेंट को डेवलप्ड हुई सडन चेस्ट पेन, तो द थिंग्स विल गो फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ऑप्शन होगी हमारे पास ए। अगर और इसमें प्लूराइटिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो पेशेंट को, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? या पल्मोनरी आप एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं तो विच इन्वेस्टिगेशन यू विल डू? यू विल गो फॉर द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें आपके पास चेस्ट एक्सरे, ईसीजी आता है और दोनों उन्होंने अलग अलग लिखे हुए, तो यू विल चूज द चेस्ट एक्सरे बिकॉज चेस्ट एक्सरे की बेस पे आप डिसाइड करेंगे फर्दर कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है। सो यहाँ पर व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आप चेस्ट एक्सरे और ईसीजी करवाते हैं फर्स्ट स्टेप। तो चेस्ट एक्सरे आप फर्स्ट करवाएंगे बिकॉज अगर वो नॉर्मल है तो आप वीक्यू स्कैन करवाएंगे, नहीं है तो सीटीपीए करवाएंगे। और ईसीजी में क्या मिलता है आपको? साइनस टैकीकार्डिया। ये अलग एमसीक्यू आता है, S1Q3 T3 पैटर्न, प्लीज ये इधर ही याद कर ले जिसने क्रैश कोर्स का दोबारा ये लेक्चर ओपन नहीं करना। वीक्यू स्कैन हाईली सेंसिटिव एंड डायग्नोस्टिक है, बेस्ट आइडियल जो है सीटीपीए है। ये देखिए, ये बार बार एमसीक्यूज, दीज आर ऑल द रिकॉल्स ऑन वन पेज। फिर आप लोग ये जो पूछ रहे थे कि कंप्रेशन डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड पोस्टपार्टम हो आपके पास इन द प्रेगनेंसी, इन द परप्यूरियम, चूज डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। कंप्रेशन डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड विल बी द बेस्ट, यू हैव टू चूज फॉर द डीवीटी। और ये बोथ लेग्स का करते हैं। इफ यू आर सस्पेक्टिंग द डीवीटी यू विल डू ऑफ द बोथ लेग्स, ठीक है, गाइडलाइन में लिखा हुआ है ऑफ बोथ लेग्स। सो इसको दोबारा इस लेक्चर को कर लीजिएगा।